जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं, तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न शामिल किया है। प्रश्न वही है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा कर शब्द का अर्थ नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। हाथ दिया हुआ है, टैक्स है, कर्म है और किरण है। तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा शब्द कर शब्द का अर्थ नहीं है। तो हाथ भी है, कर शब्द का अर्थ टैक्स भी है, किरण भी है, लेकिन यहां पर जो कर्म दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, आज धन रिक्त स्थान दिया हुआ है, कोई नहीं पूछता, वाक्य को पूरा कीजिए के बिना। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, आज धन के साथ कोई नहीं पूछता, आज धन तक को कोई नहीं पूछता, या फिर आज धन कहां कोई नहीं पूछता। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सटीक आंसर होगा, आज धन के बिना क्या, तो आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। हमें लगता है इसका आंसर जो है कोई भी गलत नहीं किया होगा, सबका सही गया होगा। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, तो धन का महत्व बहुत है दोस्तों, इसलिए पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है, नजर बनाए रखना है। बहुत फायदा आपको यहां से होने वाला है, बहु प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। अगला प्रश्न है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण बताइए। गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रमाणवाचक या फिर सार्वनामिक। तो विशेषण के भेद हमने आपको बताया ही चार होते। और यहां पर नाप तौल की बात जब हो, हमने कई बार बताया जब नाप तौल की बात हो तो वहां पर प्रमाणवाचक विशेषण होता है। तो यहां पर जो राइट आंसर जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, कितना पी लिया? आधा लीटर दूध पी लिया। नाप तौल की बात है तो परिमाणवाचक हो जाएगा। अगर संख्या की बात की गई होती तो यहाँ पर संख्यावाचक होता, गुणवाचक कोई गुण बताया गया होता, सार्वनामिक सर्वनाम होता। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान से पढ़ते हैं तो हिंदी के प्रश्न आपसे गलत नहीं होने वाले हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। तो बात करेंगे विकारी शब्द की, तो विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है वो अपने एक नंबर जरूर ऐड कर सकता है, अपने स्कोर में एक नंबर वो प्लस कर सकता है। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो तुर्की भाषा का शब्द आपको बताना है। चाय दिया हुआ है, रिक्शा है, कमरा है और कैंची है। तो तुर्की भाषा का शब्द कौन सा हो जाएगा? तो चाय की जब बात करेंगे तो चाय जो है ये चीनी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। यहां पर आपको तुर्की भाषा का बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैंची। कैंची किस भाषा का है? तो तुर्की भाषा का शब्द कैंची है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रामचरितमानस की शैली कैसी है? मुक्तक शैली है, प्रबंध शैली है, वर्णात्मक शैली है या फिर परिमार्जित शैली? तो आप लोग राइट आंसर कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा हौसला बुलंद रखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करते रहे आंसर को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आप लोग जबरदस्त तरीके से बैठिए, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस आपको कंसंट्रेशन बना के रखना है। रामचरितमानस की शैली कैसी है? सर्वप्रथम अगर हम यहाँ बात करें कि रामचरितमानस की रचना किसने की है, किसके द्वारा लिखा गया है रामचरितमानस? तो तुलसीदास जी के द्वारा। किसके द्वारा? तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है रामचरितमानस। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। किसमें? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। यहां पर जो शैली इसकी हो जाएगी प्रबंध शैली। कैसी शैली है? तो प्रबंध शैली है, जरूर ध्यान रखना है। तो रामचरितमानस की शैली कैसी है? प्रबंध शैली है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। तो किसने लिखा है रामचरितमानस? तुलसीदास जी ने। भाषा कौन सी है? तो अवधी है। शैली कौन सी है? तो प्रबंध शैली। यहीं पर प्रश्न बनता है कि रामायण की रचना किसने की है? तो रामायण की रचना की है वाल्मीकि ने। किसने? तो वाल्मीकि में। और रामायण की रचना की गई है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? तो रामायण की जो रचना की गई है संस्कृत भाषा में की गई। किसने किया है? तो वाल्मीकि ने किया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, सूरसागर या फिर पद्मावत? पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। विनय पत्रिका और रामचरितमानस ये दोनों तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तो यहां पर सूरसागर जो हो जाएगा, भ्रमर गीत का प्रसंग किसमें है? तो सूरसागर में। किसमें है?
तो सूर सागर में है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम बताइए। पंचवटी, उर्वशी। तो उर्वशी किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। सूरसागर, चिदंबरा, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपको बताना है कि ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना कौन सी हो जाएगी। तो ब्रजभाषा आप सभी को पता होगा, सूरसागर जो है ये ब्रजभाषा में किसमें है? तो ब्रजभाषा में है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? सूरदास, पद्मावत, साकेत, कवितावली। तो साकेत कौन सी? तो खड़ी बोली की जो रचना हो जाएगी ये साकेत है। कौन सी है? तो खड़ी बोली की रचना जो है ये साकेत है। ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? तो साकेत जो है ये खड़ी बोली की है। ध्यान रखना है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक अगर जब आप करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे हम काम कर सकें। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग भी हमारा सहयोग करें। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक एक प्रश्न को ढूंढते हैं, कलेक्ट करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग भी सहयोग जरूर करें। सहयोग में कंजूसी ना करें। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जरूर आप लोग साथ दें। तो निम्न में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? तो साकेत हो जाएगी। नेक्स्ट, और कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी तरफ से कोई भी अगर आपको समस्या हो रही हो, कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करें। जहां तक हो सकेगा जरूर आपको रिप्लाई किया जाएगा, उसका निवारण किया जाएगा। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? और कोई भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। कोई भी टॉपिक आपका कमजोर है तो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जुगल किशोर, धर्मवीर भारती, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन? तो सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताइए। तो प्राकृत के पूर्वकालीन यानी कि कह सकते हैं प्राकृत के पहले कौन सी भाषा थी, यानी कि प्राकृत का विकास किससे हुआ? तो सबसे जो पुरानी भाषा हो जाएगी संस्कृत। संस्कृत क्या? तो संस्कृत। संस्कृत से विकास हुआ किस भाषा का? तो संस्कृत से विकास हुआ किसका? तो पाली का। किसका? तो पाली का। संस्कृत से विकास हुआ पाली का। और पाली के बाद में जो भाषा आई ये प्राकृत भाषा हो गई। क्या? तो प्राकृत भाषा होगी। तो यहां पर पूछा है कि प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था, तो सिंपल है पाली हो जाएगा। क्या? पाली हो जाएगा। लेकिन आगे भी प्रश्न अगर पूछा जाए प्राकृत के भाष, तो अवहट, अवहट के भाष अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी विकसित हुई। तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया, यानी कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो 8वीं अनुसूची की बात करें तो कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। कितनी? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। यहाँ पर डोगली भी शामिल है, मैथिली भी शामिल है, असमिया भी शामिल है, जबकि ब्रज भाषा नहीं है। 8वीं अनुसूची में ब्रज भाषा शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? महाराष्ट्री, सौरसैनी, मगधी या फिर अर्धमागधी। तो अर्धमागधी से विकास हुआ। अवधि का विकास किसका? तो अवधि भाषा का जो विकास हुआ ये अर्धमागधी से हुआ। ध्यान रखिएगा। मगधी से किस किस का विकास हुआ? तो बिहारी हो जाएगा, भोजपुरी हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक बताइए। सज्जन, राजश्री, कामना या फिर विशाख। तो जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिए, सज्जन। क्या? तो जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक जो है ये सज्जन है। नेक्स्ट, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, गीत नाट्य या फिर कहानी। तो दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो नाटक है। किस विधा की रचना है? तो दूसरा दरवाजा की बात करेंगे तो नाटक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो कमेंट करें, आप लोग कमेंट करके बताएं इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे तो कमेंट में कंजूसी ना करें, कमेंट करें इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है, बताएं। मैं आईना हूं, पहला पड़ाव, मेरे साथ जन्म या फिर आत्मदाह। तो इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो मेरे साथ जन्म क्या हो जाएगा? मेरे साथ जन्म ये आत्मकथा है। पूछा जाए किसका है? तो रामेश्वर कंबोज का है। किसका है? तो रामेश्वर कंबोज का है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया था पिछली बार जब आपका एग्जाम हुआ था। नेक्स्ट, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, धातु या फिर प्रत्यय। तो जब क्रिया की बात आएगी, कई बार हम आपको बता चुके हैं, धातु यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या? तो जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। क्या हो जाएगा? तो धातु हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है? कामना,
कार्य, स्वभाव, इच्छा। तो काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है? तो काम के लिए कामना होगा, कार्य होगा, स्वभाव होगा या फिर इच्छा हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर कामना भी हो जाएगा। काम के लिए कार्य भी है, इच्छा भी है, लेकिन स्वभाव नहीं होगा। क्या? तो स्वभाव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कभी ना कभी में कौन सी क्रिया विशेषण है यौगिक, मूल, स्थानीय या फिर इनमें से कोई? कभी ना कभी यौगिक शब्द क्या है? तो यौगिक क्रिया विशेषण है, ध्यान रखिए। कभी ना कभी यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट 20 है, प्रताप शब्द का अर्थ बताइए। जलन, ज्वाला, भ्रमण, संताप। प्रताप मतलब क्या होता है? प्रताप मतलब दुख होता है, कष्ट होता है। परिताप का मतलब क्या होता है? दुख कह सकते हैं। क्या? तो दुख कह सकते हैं, कष्ट बोल सकते हैं, संताप बोल सकते हैं। क्या? तो प्रताप का शब्द का जो अर्थ हो जाएगा संताप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? कई बार हमने आपको बताया 3, 4, 5 या फिर 6। तो जब बात करेंगे अव्यय के, तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। तो 4 भेद होते हैं। कितने? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट 22 है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, तत्सम कहते हैं, देशज कहते हैं या फिर विदेशज कहते हैं। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उसे तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? तो तत्सम शब्द कहते हैं, जरूर ध्यान रखें। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें क्या कहते हैं? तो तत्सम शब्द कहते हैं, जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप है? मौखिक, लिखित, मौखिक एवं लिखित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप है? मौखिक एवं लिखित। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? तो मौखिक एवं लिखित हैं, जरूर ध्यान रखें। 24 है, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद होगा? सकर्मक होगा, अकर्मक होगा, प्रणार्थक होगा या फिर द्विकर्मक होगा। तो अकर्मक की बात करें जहां पर आपको कर्म ना मिले, सकर्मक में आपको कर्म मिलेगा, प्रणार्थक जब कार्य किसी दूसरे से करवाया जाएगा, द्विकर्म में द्विकर्म मिलेगा। तो सुमित सो रहा है, सुमित क्या सो रहा है? यहां पर कर्म नहीं है। क्या नहीं है? तो कर्म नहीं है, सुमित सो रहा। प्रश्न करें, जब आपको कोई वाक्य मिले तो वहां पर आप प्रश्न करिए कि सुमित सो रहा है, तो सुमित क्या सो रहा है? नींद सो रहा है। यहां पर आपको कर्म नहीं मिल रहा है, तो जब कर्म नहीं मिलेगा तो सिंपल है, यहां पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद होगा? तो अकर्मक हो जाएगा, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। 24 है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 8, 9, 11 या फिर 14। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है बताना है आपको। तो जब बात करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 स्वर है। कितने? तो 11 स्वर है। व्यंजन की बात कर लें तो 33 व्यंजन है। यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कितने जो है संयुक्त वर्ण है? तो 4 हैं। कितने? तो 4 संयुक्त वर्ण है। छात्र, ज्ञा और श्रा हो जाएगा। अंत्यस्थ पूछा जाता है, तो अंत्यस्थ की बात करें तो 4 अंत्यस्थ भी हैं, या, रा, ला और वाह हो जाएगा। 4 अंत्यस्थ हो जाएगा। ऊष् व्यंजन आपको बताना है, तो ऊष् व्यंजन हम आपके लिए छोड़ते हैं, कौन कौन सा ऊष् व्यंजन होता है और कितने होते हैं? तो कमेंट करके बताएं, और कमेंट करें कि 25 प्रश्नों में कमेंट करके बताएं, जरूर आप लोग बताएं कि 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने मार्क आप गेन कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ सभी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।